हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 16 नवंबर 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। लॉग इन कर लें ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको किस तरह से करंट अफेयर मिलेंगे? आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। एक होगा वीकली सेक्शन, जिसमें आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे। एक में होगा डिटेल, एक में होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, एक होगा क्विज, जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर होगा मंथली सेक्शन, जिसमें आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी: डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक पॉकेट पीडीएफ जिसमें आपको 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर मिलेगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 20 अलग अलग तरह के टॉपिक वाइज पीडीएफ। मतलब आपको अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी वो उस पीडीएफ में मिल जाएगी। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 चीजें अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगी, और इसका क्विज जो होगा वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो मंथली बेसिस पे। और दोस्तों, अगर आप एग्जाम पीडीएफ के अंदर अगर आप पूरे के पूरे करंट अफेयर को जितना भी जा चुका है 2021 का वो रिवाइज करना चाहते हो, तो इस पीडीएफ का यूज कर सकते हो। और आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा। इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम हर स्टेट का करंट अफेयर यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और ये भी आपकी स्टेट परफॉर्मेंस को और बेहतर करेगा। तो ये सारी करंट अफेयर्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन करियर्स क्लाउड को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से लॉगिन करना है ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन एक खास बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं और अगर आप अभी अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तब 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में बाय करोगे तो आपको बहुत ज्यादा चार्जेस उसके देने पड़ेंगे। और दोनों सब्सक्रिप्शन में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ASH10 कोड आप यूज करें, और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं 16 नवंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से ज्वाइन कर लें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है: हु वन जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2021। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो यही हो गया कि ये जेसीबी प्राइज जो है वो किस में दिया जाता है? लिटरेचर में। और ये अवार्ड जो है वो किसको मिला है? एम मुकुंदन को मिला है। एम मुकुंदन जो ओरिजिनल ऑथर हैं एक बुक के, और आप यहाँ पे देख सकते हो उनका चेहरा, एम मुकुंदन, उनको मिला है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2021। तो वैसे ये मलयालम राइटर हैं, मतलब इनकी ओरिजिनल बुक थी एक जो मलयालम में लिखी हुई थी, लेकिन इसको इंग्लिश में अब ट्रांसलेट किया गया फातिमा ईवी की तरफ से और नंद कुमार के की तरफ से। लेकिन आपने ये नाम नहीं याद रखने, ना ही आपको एग्जामिनर ने पूछना है। सिर्फ इस मलयालम ऑथर का नाम याद रखना है, एम मुकुंदन। और इनकी नॉवल का नाम क्या है? दिल्ली सॉलिट्यूड। तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, अदरवाइज ओरिजिनल नाम जो है वो इस बुक का क्या था? दिल्ली गथाकल या दिल्ली गथकल, तो किसी भी तरह से आप इसको बोल सकते हैं। 2011 में ये रिलीज हुई थी, मलयालम में इसको रिलीज किया गया था बुक को। और इस बुक के अंदर जो है वो दिल्ली की 40 साल की जर्नी जो है वो बताई हुई है। मतलब दिल्ली के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा उनका रहने का, किस तरह से दिल्ली जो है वो आगे बढ़ी, और किस तरह से वो काम करते थे दिल्ली के अंदर, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बताई हुई हैं। और इसके लिए 25 लाख रुपए जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर में मिला है उनको। और ये बुक वेस्टलैंड की तरफ से पब्लिश की गई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जेसीबी प्राइज जो है वो दोस्तों 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके चेयरपर्सन तरुण दास है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तरुण दास है। और इस अवार्ड के अंदर अगर कोई ओरिजिनल ऑथर है उसको तो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, अगर कोई ट्रांसलेटर है तो उसको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। मतलब इन दोनों को तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, और एम मुकुंदन को 25 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि ओरिजिनल ऑथर तो वही हैं। और इंग्लिश में नाम क्या है? दिल्ली सॉलिकी। और दिल्ली गतकल जो है या गथाकल जो है वो बेसिकली इसका मलयालम नाम है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है कि नाम क्या है? एम मुकुंदन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु वन 2021 किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज फॉर वेस्ट प्रोजेक्ट। तो उन्होंने एक ऐसा वेस्ट प्रोजेक्ट बनाया जिसको इंडिया में लॉन्च भी किया गया, और इंडिया का एक लक्ष्य रखा गया जीरो वेस्ट इंडिया।
तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है वो काम किया ताकि वेस्ट मटेरियल को जो है वो रिसाइकल किया जा सके और पोल्यूशन को हम क्या कर सके, कम कर सकें। इसीलिए इनको मिला है चिल्ड्रन पीस प्राइज, जो कि किड्स राइट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से दिया जाता है। और ये प्राइज जो है वो मिला है दो भाइयों को, नव अग्रवाल, विवान, दोनों आपस में ब्रदर हैं। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बी एंड सी। जो नव अग्रवाल हैं वो केवल 14 साल के हैं, विवान जो हैं वो 17 साल के हैं, और दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया था जिससे जो है वो आप कह सकते हो वेस्टेज जो है वो कम होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों का चेहरा, ये आप यहाँ पे देख रहे हो विमान को, और ये आप देख रहे हो नव अग्रवाल को। और ये पीस प्राइज किसने दिया है, जो खुद नोबेल पीस प्राइज जीत चुके हैं, कैलाश सत्यार्थी जी। इन्होंने ये नोबेल पीस जो खुद विनर हैं, इन्होंने ये पीस प्राइज जो है किड्स राइट पीस प्राइज, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जो है वो इन दोनों युवकों को दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया था जिसका नाम था वन स्टेप ग्रीनर। तो ये इनिशिएटिव था जो कि रिसाइक्लेबल को अलग अलग कर देता था। मतलब आपने कूड़ा करकट फेंक दिया है तो जो भी घर में इकट्ठा होगा तो वो एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और वो अलग अलग कर देगा। जो रिसाइक्लेबल हो सकती हैं चीज़ें उनको अलग कर देगा, जो नहीं हो सकती उसको अलग कर देगा, ताकि हम इंडिया को एक लक्ष्य की तरफ लेके जा सके, कहाँ पे, जीरो वेस्ट इंडिया लक्ष्य की तरफ लेके जा सकें। और याद रखना है ये प्राइस जो है वो हेग नीदरलैंड्स के अंदर जो है वो दिया गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जो है वो एक डच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किड्स राइट उनकी तरफ से दिया जाता है। और इस प्राइज के अंदर 1 लाख यूरो भी दिए जाते हैं ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज करें और भी बेहतर जो है उसको बना सकें और इस तरह की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो नाम जरूर याद रखेंगे, नाम क्या है, नव अग्रवाल एंड विवान, विहान, विवान ने विहान नाम है इनका। अगला क्वेश्चन आता है, इंडिया का पहला ग्रास कंजर्वेटरी और जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर जो है वो कहाँ पे खोला गया है। मतलब ग्रास कंजर्वेटरी भी याद रख सकते हैं, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर भी याद रख सकते हैं, कौन सी स्टेट में खोला गया है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये 2 एकड़ एरिया में जो है वो खोला गया है। जगह है रानी खेत, अगर आपको एग्जैक्ट पूछ लें। अगर आपको रानी खेत भी ऑप्शन के अंदर नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट पूछी जा सकती है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी स्टेट में है दोस्तों, ये है हमारे पास उत्तराखंड के अंदर। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ए होगा। तो क्यों खोली गई है ये ग्रास कंजर्वेटरी, क्या जरूरत है इसकी, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि जो ग्रास स्पीशीज हैं, जो ग्रास की प्रजातियां हैं, जो घास की प्रजातियां हैं उसके बारे में जो है वो लोगों को अवेयर कर सकें, उनको किस तरह से बचाना है उसके बारे में लोगों को बता सकें, और इसके ऊपर किस तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकती है इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो ये उत्तराखंड में जो है वो इसको खोला गया है। तो इंडिया की फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी जो है वो उत्तराखंड रानीखेत के अंदर डेवलप की गई है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है इसको खोलने का। तो इसमें अलग अलग तरह के जो ग्रासलैंड्स हैं, लाइक जो अलग अलग ग्रासलैंड है जिसमें पशुओं को चराया जाता है, तो वो खत्म होते जा रहे हैं। तो उस थ्रेट को हमने रोकना है, मतलब उसको खत्म होने से रोकना है, हमने कंजर्व करना है इनको। और खास करके आपको यहाँ पे 90 अलग अलग तरह की ग्रास स्पीशीज जो है वो मिलेंगी, जो कि अलग अलग कैटेगरी की होंगी, जिसमें आप कह सकते हो कुछ मेडिसिनल होंगी, कुछ चारे वाली होंगी, कुछ ऑर्नामेंटल होंगी, सजावट के लिए होंगी, कुछ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होगी, कुछ रिलीजियस यूज के लिए जो सिर्फ भगवान के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, फूल पत्तियां ग्रास जो भी घास है, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे, कुछ में सुगंध आएगी, एरोमेटिक होंगी वो। तो ये 90 अलग अलग तरह की स्पीशीज जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। और ग्रासेस जो है वो इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल फ्लावरिंग पार्ट्स बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशियस ग्रेन एंड सॉइल फॉर्मिंग फंक्शन। तो ये घास जो है वहीं जो है वो आप कह सकते हो एक फूल पौधे को बनाती है, मतलब जिन पौधे पे फूल लगते हैं उसी को बनाती है। और साथ में अगर घास अच्छी है तो इसका मतलब जो मिट्टी है वो भी जो है वो अच्छी बनेगी, उसमें न्यूट्रिशन या आप कह सकते हो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। और ये उत्तराखंड में खोली गई है, ये आपने याद रखना है, जगह आपको एग्जामिनर पूछेगा। और कौन है चीफ मिनिस्टर, पुष्कर सिंह धामी जी, याद रखो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या आप कह सकते हो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। और एक राजाजी टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक यहाँ पे आपको मिलेगा नंदा देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से एक है नंदा देवी। अगला आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हु वन 2021 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो फॉर्मूला 1 की रेसिंग है, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 की किसने जीत ली है। आपको हिंट देता हूं, ये उस बंदे की 101st विक्ट्री है। यस दोस्तों, आप सही समझ रहे हो,
और ये अवार्ड मतलब ये टूर्नामेंट जो है वो किसने जीत लिया है, लुइस हैमिल्टन ने इसको जीत लिया है। तो बहुत टाइम के बाद लुइस हैमिल्टन ने कोई रेस जीती है, क्योंकि ज़्यादातर रेसेस इस साल 2021 में मैक्स वर्स्टैपन की रही हैं, जो कि आप कह सकते हो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन जो है वो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से बिलोंग आप कह सकते हो करते हैं, लेकिन इसमें इनका स्थान जो है वो सेकंड रहा है। लुइस हैमिल्टन जो है इस रेस को जीते हैं और ये छठी रेस है जो उन्होंने 2021 के अंदर जीती है। लेकिन फिर भी मैक्स वर्स्टैपन जो है वो पूरे 2021 के साल के अंदर जो है वो लीड कर रहे हैं लुइस हैमिल्टन से, और ये बहुत मतलब आप कह सकते हो लंबे समय के बाद देखा गया कि लुइस हैमिल्टन को जो है वो लीड कोई और प्लेयर कर रहा है। और इससे पहले ये बहुत सी रेसेस जीत चुके हैं, लाइक 5 रेसेस इससे पहले जीत चुके हैं। एक तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं, पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत चुके हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स क्योंकि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं तो वो जीतेंगे ही, एक रशियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं। और रशियन ग्रैंड प्रिक्स एक ऐसी ग्रैंड प्रिक्स थी जो इनकी 100th रेस थी, 100th रेस थी, और सबसे पहली इस साल की बहरीन ग्रैंड प्रिक्स थी जो लुइस हैमिल्टन ने जीती थी, और रशियन 100th विक्ट्री थी, ये भी आप जो है वो याद रख सकते हो। और सेकंड रैंक में आपको बता चुका हूँ मैक्स वर्स्टैपन का, वल्तारी बोतास जो हैं और सर्जियो परेस जो हैं वो तीसरे और चौथे नंबर पे जो हैं वो रहे हैं, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपने इसमें एक बात और याद रखनी है कि जितनी भी फार्मूला 1 रेसिंग है वो कौन करवाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल, FIA। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, पेरिस फ्रांस के अंदर, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, जीन टॉट, जीन टॉट, याद रख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप लुइस हैमिल्टन का चेहरा देख सकते हैं जिन्होंने ब्राजीलियन मतलब 101st रेस जो है वो जीत ली है। इंडिया ऑब्जर्व द फर्स्ट एवर जनजातीय गौरव दिवस, जिसको हम ट्राइबल प्राइड डे के नाम से जानेंगे, वो किस दिन मनाया गया, पहली बार मनाया गया। हम भी इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब 11 नवंबर को डिक्लेयर किया गया था कि इस दिन को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाया करेंगे, और ये दोस्तों 15 नवंबर को जो है वो मनाया जाया करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। किसकी याद में मनाया जाया करेगा, भगवान बिरसा मुंडा, क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए ये भगवान हैं, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो आंदोलन किए थे, लोगों को मोटिवेट किया था कि हमने रेवोल्यूशन करनी है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान इनका है, इसलिए इनको भगवान का दर्जा जो है वो ट्राइबल लोगों की तरफ से दिया जाता है, इसलिए बिरसा मुंडा जी को डेडिकेट किया गया है। और याद रखना है इस डे के अंदर जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है सबको सम्मानित किया गया जाएगा, क्योंकि उनका सबका रोल है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और जनजातीय गौरव दिवस एक महासम्मेलन भी जो है वो मनाया गया है, कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक महासम्मेलन जो है वो मनाया गया, जिसको नाम दिया गया जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन। आप देख सकते हो फर्स्ट जनजातीय गौरव दिवस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट भी किया है, मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर ये हुआ है। और इसमें उन्होंने एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया, जो कि पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है वो रानी कमलापति के नाम से जो है वो जाना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जगह पूछी जा सकती है कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश। आपको पूछा जा सकता है कि किस नाम से पहले जाना जाता था, हबीबगंज के नाम से। और रानी कमलामती कौन थी, ये फर्स्ट गोंड ट्राइब की क्वीन थी भोपाल के अंदर, मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट गोंड क्वीन ऑफ भोपाल। गोंड एक बहुत फेमस ट्राइब है मध्य प्रदेश के अंदर, तो याद रख सकते हो, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के बारे में याद रखें, यहाँ पे आपको छगन भाई पटेल, CM पटेल जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, गवर्नर हैं यहाँ के। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान हैं। और आपने एक बात और याद रखनी है, सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया, सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश का है। सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, 526। और एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये सारी चीजें याद रखनी है। इवन नेशनल पार्क्स यहाँ पे आपको बहुत मिल जाएंगे, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत फेमस पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। यहीं पे आपको कान्हा मिल जाएगा, यहीं पे आपको सतपुरा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, और भी बहुत से हैं यहाँ पे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मिल जाएगा यहाँ पे आपको। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगला आते हैं उड़ना बाज, जो है बायोग्राफी है किस ओलंपिक एथलीट की। मैं आपको एक हिंट देता हूँ यहाँ पे कि वो ओलंपिक एथलीट ऐसा पहला एथलीट है जिसको अर्जुन अवार्ड मिला था, जिसको अर्जुन अवार्ड मिला था। अब याद करो कि ऐसे पहले एथलीट कौन है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था 1961 में, और उनका नाम क्या है हमारे पास, गुरबचन सिंह रंधावा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, डी होगा। और ये आप कह सकते हो कि हर्डल इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे इन्होंने, 110 मीटर हर्डल इवेंट के अंदर जो है वो 5th पोजीशन जो है वो हासिल की थी 1964 में, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। टोक्यो ओलंपिक्स 1964 में हुई थी, तो इसमें इनकी 5th पोजीशन थी 110 मीटर हर्डल्स इवेंट के अंदर। इवन जितने भी इंडियन वहां पे गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, फ्लैग बीरर भी थे ये 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स के।
और ये ऐसे पहले एथलीट हैं जिनको 1961 में अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया था। बाद में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया 2005 के अंदर। और इवन इन्होंने गोल्ड भी जीता 1962 में जकार्ता एशियाड के अंदर, जकार्ता एशियाड के अंदर गोल्ड भी जीता और इस टूर्नामेंट के अंदर बेस्ट एथलीट टाइटल भी जीता था। तो नाम है गुरबचन सिंह रंधावा। और इस बुक को लॉन्च जो है वो किया है किसने? पंजाब के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो रिसेंटली बनाए गए, वो है प्रगट सिंह। तो जो पंजाब के स्टूडेंट है वो याद कर लें, प्रगट सिंह जो है वो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। और ये बायोग्राफी जो है वो गुरबचन सिंह रंधावा की है। अब इसमें क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बायोग्राफी लिखी किसने है? ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। ये याद रखना है, खास करके पंजाब के स्टूडेंट और बाकी स्टूडेंट भी इसको याद रखेंगे। और गुरबचन सिंह रंधावा की जर्नी के बारे में लिखा हुआ है क्योंकि उनकी बायोग्राफी है ये। और ये पहले एथलीट थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है 1961 में। देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल चुकी है। और पंजाब के बारे में याद रख सकते हो, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं। और रिसेंटली इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के चरणजीत सिंह चन्नी जी को लगाया गया। और गवर्नर जो हैं वो यहाँ पे नए अपॉइंट किए गए बनवारी लाल पुरोहित जी। बनवारी लाल पुरोहित पहले, इससे पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे। तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टेट अडॉप्टेड पैकेट डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज? तो ये वर्ड आपने ध्यान में रखना है, पैके डिक्लेरेशन। पैके एक टाइगर रिजर्व है दोस्तों, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में। तो पैके डिक्लेरेशन भी जो है वो किससे संबंधित होगी? अरुणाचल प्रदेश से। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो जो गवर्नमेंट है अरुणाचल प्रदेश की, उन्होंने एक पैके टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन जो है वो की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पैके 2047 डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट से रिलेटेड है और अरुणाचल प्रदेश को बेहतर बनाने से रिलेटेड है। और इसमें 5 पिलर्स के ऊपर, जिसको पंचधारा भी कहा गया है, 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम होगा 2047 तक। 2047 तक ही क्यों? क्योंकि इंडिया अपनी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा आज़ादी की, क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए हैं तो 100 साल हो जाएंगे पूरे। तो ये 5 लक्ष्यों के ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें पहला एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से होगा। दूसरा सब लोगों की हेल्थ से रिलेटेड होगा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों की। फिर होगा कि सब लोगों को सस्टेनेबल लिविंग मिले, मतलब सब लोग जो हैं वो रहने योग्य जो है उतनी चीजें जो है वो सबको मिल सके। और आप कह सकते हो लाइवलीहुड और अपॉर्चुनिटी, सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ एविडेंस जनरेशन एंड कोलैबोरेटिव एक्शन हो, मतलब सारे लोग मिलके जो हैं सारी चीजों को पूरा करेंगे। तो ये 5 पिलर्स के ऊपर जो है वो काम होगा। इसमें 75 तरह की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होंगी जिसमें इन 5 चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसका मेन लक्ष्य यही है कि हम जो हैं वो लो एमिशन कार्बन चीजें जो है वो यूज करें, क्लाइमेट को अच्छा रखें और इन पंचधारा प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर सकें। ये है दोस्तों पैके डिक्लेरेशन। याद रखना है कौन कौन से पंचधारा प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको स्टेट पीएससी या यूपीएससी में काम आएगा। और यूपीएससी में ये क्वेश्चन 2022 में मुझे लगता है कि 100% आने के चांसेस हैं। और आप देख सकते हो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, मतलब अच्छा क्लाइमेट हमने बना के रखना है। 75 तरह की स्ट्रेटेजीज हैं, इसमें 5 पिलर्स हैं। और साथ ही साथ इस टाइम पीरियड पे केसरे हिंद को स्टेट बटरफ्लाई भी डिक्लेयर कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। और केसरे हिंद जो है आप कह सकते हो कि इसको एम्परर ऑफ इंडिया भी कह सकते हो, केसरे हिंद का मतलब होता है। और ये बटरफ्लाई जो है इसका मतलब जो पंख है वो ज्यादा बड़े होते हैं, 90 से लेके 120 तक जो है वो इसके पंख जो है वो ये फैला सकता है। और ये जो हम कह सकते हैं बटरफ्लाई है, ये इसको हम हिंदी में तितली कह सकते हो आप लोग। और ये 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और खास करके ईस्टर्न हिमालयाज में ये मिलती है, पाई जाती है। तो इसलिए केसरे हिंद को एक स्टेट बटरफ्लाई जो है वो डिक्लेयर किया गया अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। और अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। कैसे याद रखोगे? देहांग जो है वो ब्रह्मपुत्रा का नाम है और ब्रह्मपुत्रा इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से ही एंटर होती है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में देहांग हो जाता है। और दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। तो इसका मतलब इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैके डिक्लेरेशन जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, क्लाइमेट को इंप्रूव करने में, लोगों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, हु रोट ए बुक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। तो अयोध्या के बारे में ये बुक लिखी गई है। इसमें बताया गया हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी के बारे में और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था 2019 में अयोध्या को लेके, उसके बारे में इसके अंदर बताया हुआ और लोगों को अवेयर किया गया है कि एक्चुअल में जो डिस्प्यूट था वो क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है।
और ये बुक जो है लिखी है कांग्रेस के यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और साथ में कांग्रेस के बहुत फेमस लीडर भी हैं, सलमान खुर्शीद जी ने इस बुक को लिखा है। आप बुक का कवर पेज देख सकते हो, बहुत ही सुंदर कवर पेज है। और ये बुक जो है वो लिखी किसने? सलमान खुर्शीद ने। और ये बुक हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के बारे में तो बताती है, साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो विडिक्ट थी 2019 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसला किया और एक ज़मीन जो है वो अलग दी गई मस्जिद बनने के लिए और मंदिर बनने के लिए एक अलग से ज़मीन एलोकेट की गई, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के बारे में बताया हुआ है ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा ना हो सके। और ये बुक साथ में ये भी बताती है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर सोसाइटी है, धर्मनिरपेक्ष जो है वो हम लोग हैं, तो हम किसी भी रिलीजन का जो है वो सम्मान करते हैं और कोई भी रिलीजन के लोग जो है हमारे इंडिया में रह सकते हैं। ये सेक्युलर की एग्जाम्पल है अयोध्या, ये उसी की एक एग्जाम्पल है। तो ये सलमान खुर्शीद ने इस बुक को लिखा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु लॉन्च्ड वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन एनर्जी सेक्टर। तो वुमेन जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, उनकी वो ज़्यादा काम कर सके एनर्जी सेक्टर में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एनर्जी सेक्टर में, तो एक लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम। और वी पावर का मतलब याद रखना है, वुमेन इन पावर, याद रखोगे, वुमेन इन पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क, ये वी पावर का मतलब जो है वो निकाला जाता है। और ये दो ऑर्गेनाइजेशंस ने 2019 में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था बेसिकली। एक तो वर्ल्ड बैंक है, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? ए एंड सी होगा। तो इसका मेन लक्ष्य यही है कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर या आप कह सकते हो एनर्जी सेक्टर के अंदर। और 28 एनर्जी सेक्टर्स जो आगे आप डिवाइड कर सकते हो या ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड कर सकते हो, उसमें वुमेन एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर काम करना है, वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना चाहिए। और स्टेम एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। स्टेम का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। इसमें जो है वो हमने वुमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, गर्ल्स की पार्टिसिपेशन को इसमें बढ़ाना है। और इंडिया को एक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में लेके जाना है और वो वुमेन की हेल्प से लेके जाएंगे, तो वुमेन की पार्टिसिपेशन जो बढ़नी चाहिए। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। इसका पहले नाम होता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईएमएफ के साथ बनाया गया था। 189 कंट्रीज मेंबर हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट मस्त सुगु हैं और कोटर मेंबर कंट्रीज 68 हैं। याद रखोगे दोनों चीजें। तो वी पावर ये कीवर्ड आपने याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया। एक बुक लिखी गई है, फिर से एक बुक आ चुकी है, द डिस्ट्रप्टर, हाउ वीपी सिंह या आप कह सकते हो विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं फॉर्मर, शुक इंडिया, ऑथर्ड बाय हुम। तो मतलब ये बुक लिखी गई, बहुत ही सुंदर सा कवर पेज आप यहाँ पे देख सकते हो, द डिस्ट्रप्टर, हाउ वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, शुक इंडिया। और ये बुक मतलब बहुत ही फेमस बुक है और इसको पब्लिश किसने किया? हार्पर कॉलिंस, आप यहाँ पे देख सकते हो उनका लोगो। और ये बुक वीपी सिंह के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो डिसीजंस लिए उसके बारे में बेसिकली बताया गया है। और ये बुक किसने लिखी है? देबाशीष मुखर्जी ने इस बुक को लिखा है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। लेकिन आपने याद रखना है जो वीपी सिंह है वो 1989 से लेके 1990 तक, मतलब कह सकते हो दिसंबर में इन्होंने शपथ ली थी और नवंबर, ऑलमोस्ट एक साल जो है वो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और वीपी सिंह वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1980 1980 में आई थी, उसको इन्होंने 1990 में इंप्लीमेंट किया था। और क्या कहती है मंडल कमीशन की रिपोर्ट? कि ओबीसी को कोटा मिलेगा, पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में ओबीसी को कोटा मिलेगा और 27% इन्होंने कह दिया कि ओबीसी को कोटा मिलेगा। और टोटल रिजर्वेशन मंडल कमीशन ने रिकमेंड की कि 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, एससी एसटी और ओबीसी की मिला के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% हो सकती है। तो उसी के हिसाब से जो है वो हम चल रहे हैं, 15%, 7.5% और ओबीसी की 27%, तो उसी के हिसाब से ये 49.5% हो जाता है, 50% से एक्सीड नहीं कर रही है। तो ये रिपोर्ट को पब्लिश या आप कह सकते हो लागू करने का जो काम किया था वो वीपी सिंह गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था 1990 में। और वीपी सिंह वैसे भी मतलब अलग अलग पोर्टफोलियो पे रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं देश के, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी आप याद रख सकते हो, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है नाम। तो बहुत ही फेमस बुक, और जितनी भी 3 बुक्स आज हमने की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप फोटो देख सकते हो, पहचान सकते हो, बिपिन रावत जी। उन्होंने जो है वो 14th एडिशन, एक कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हो या आप कह सकते हो कि एक हैकथन की जो है शुरुआत की है, जिसका नाम है C0C0N, या मैं इसको अगर सिंपल वर्ड में याद रखना चाहता हूँ तो कोकून कह सकता हूँ या कोकोन कह सकता हूँ। तो ये साइबर सिक्योरिटी से लेकर जो है वो एक हैकथन है या कॉन्फ्रेंस है, जो कि एनुअल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है,
जिसको डिफेंस स्टाफ के जो जनरल बिपिन रावत जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है। इसका जो थीम है इम्प्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम, जो है वो इसका थीम है। कोविड-19 पीरियड के दौरान या अब उसके बाद जिस तरह से हम डिजिटल हुए हैं, तो हमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन करते हैं, सारे काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी इशू जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उसको किस तरह से सिक्योरिटी और प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में है। और इसमें केरला पुलिस जो है वो साथ दे रही है, केरला पुलिस ने इसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया है। और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वो अपनी क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी, उनको अवेयर करना कि किस तरह से आप जागरूक रह सकते हो, ये भी वो साथ में बताएंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो सिर्फ इतना याद रखना है किसने इसको इनॉग्रेट किया है, इसका नाम जो है वो एक बार पढ़ ले, मेरे ख्याल से यूनिक सा नाम है, तो याद भी रहेगा आपको। नेक्स्ट देख सकते हो एक बहुत ही अच्छी सी पिक्चर, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो खत्म हो चुका है और इसको जीत कौन चुका है, ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड जो वो रनर अप रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको एग्जामिनर यही पूछेगा कि किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। रनर अप कौन था, न्यूजीलैंड। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा वो ये पूछेगा ये मैच कहाँ पे हुआ था, तो ये आपने याद रखना है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये फाइनल मैच हुआ था। और वो पूछेगा फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे डेविड वार्नर, डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मैच के थ्रू अपनी कंट्रीब्यूशन जो अपनी की, तो उसके थ्रू जो है वो उन्होंने टूर्नामेंट को जिताया है। और एक बात और याद रखनी है, टूर्नामेंट पहले इंडिया ने होस्ट करना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसका वेन्यू जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान दोनों कंट्रीज ने होस्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ही क्वेश्चन है इसमें, वो भी आप पिक्चर से देख सकते हो। 3 प्लेयर्स देख रहे हो दोस्तों, अगर कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो शायद उनको पता होगा। ये है महिला जयवर्धने जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ये है शॉन पॉलक बहुत ही फेमस बॉलर, और ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। और यहाँ पे एक नाम आप और देख सकते हो, एक फोटो देख सकते हो, ये है हमारे पास जेनेट ब्रिटेन। आप यहाँ पे देख सकते हो जयवर्धने, पॉलक एंड जेनेट ब्रिटेन, पूरा नाम है इनका जेनेट ब्रिटेन। कहाँ की प्लेयर हैं ये, इंग्लैंड की प्लेयर हैं, और इंग्लैंड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर। ये 27 टेस्ट मैच खेली हैं और 63 वनडे मैच खेली हैं 1979 से लेकर 1998 के बीच में। और इनके नाम जो है वो सबसे ज़्यादा वुमेन टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो 50s हैं इनके नाम रिकॉर्ड रहा है, 11 50s जो है वो इनके नाम रही हैं। और इनको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हॉल ऑफ फेम होता है उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो तीनों प्लेयर्स अपने आप में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड के, और मैं आपको कंट्रीज बता चुका हूँ कि कौन कौन सी कंट्री से ये खेलते हैं। और जेनेट ब्रिटेन याद रखना इंग्लैंड की प्लेयर थी, और इनका देहांत हो गया 2017 में, इनका देहांत हो गया, तो ये भी आप याद रख सकते हो 2017 में इनका देहांत हो गया था। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। 1909 में इसको बनाया गया था इस बोर्ड को, और इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड, क्रिकेट फॉर गुड। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट जो है वो कि स्पेसएक्स ने 53 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया, क्योंकि स्पेसएक्स का लक्ष्य है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पेसएक्स ने एक क्रू 3 मिशन जो है वो लॉन्च किया, क्रू 3 मिशन, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा, और वो वहाँ पे रहेंगे अब 6 महीने और अलग अलग तरह की रिसर्च करेंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इन 4 एस्ट्रोनॉट्स में एक इंडियन भी थे, मतलब इंडियन नहीं कह सकते, इंडियन ओरिजिन कह सकते हो, राजाचरी। तो नाम याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लुइस हैमिल्टन ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। जनजातीय गौरव दिवस पहला मनाया गया 15 नवंबर को, ऑलरेडी कर चुके हैं। पद्म विभूषण अवॉर्डी बाबा साहेब पुरांद्रे, उनका देहांत हो गया दोस्तों, पूना महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और ये बहुत फेमस हिस्टोरियन रहे हैं, खास करके मराठी हिस्टोरियन, मतलब इनकी एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल मराठी बुक थी राजा शिव छत्रपति, याद रख सकते हो राजा शिव छत्रपति। अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो जरूर याद रखना है। और इनका जो पहले नाम होता था वो था हमारे पास बलवंत मोरेश्वर पुरांद्रे, बलवंत मोरेश्वर पुरांद्रे, लेकिन इनको जो नाम से जाना जाता था वो बाबा साहेब पुरांद्रे के नाम से जाना जाता था। 99 ईयर्स ओल्ड थे, निमोनिया के कारण इनकी डेथ हो गई। और इवन इनको पद्म विभूषण जो है वो इनको मिल चुका है, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 2019 में 8 कैटेगरी के अंदर, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है, ये सेकंड हाईएस्ट है पद्म विभूषण, तो याद रखोगे आपने, इनको मिला हुआ है। तो नेक्स्ट है चिल्ड्रन डे 14 नवंबर, बच्चे को पता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस हम कह सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती होती है, ये बर्थ एनिवर्सरी है, 132nd बर्थ एनिवर्सरी है।
और जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। इसी सेम ईयर में अडोल्फ हिटलर का भी जन्म हुआ था, याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया गया, फिर से याद रखना है। ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि किस तरह से जो है वो हम इंसुलिन का यूज़ करके हम डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, डायबिटीज़ की केयर कर सकते हैं। और इसका थीम जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, असेस टू डायबिटीज़ केयर। ये 2021 से लेके 23 तक का थीम है ये, असेस टू डायबिटीज़ केयर। और 2021 एक ऐसा साल है जिसमें हम 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं इंसुलिन डिस्कवरी का, और ये गैप खत्म करता है जो डायबिटीज से पेशेंट जिनको ज़रूरत है इंसुलिन की, तो वो इंसुलिन यहाँ से जो है वो उसकी खोज का जो है वो सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और 1922 में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि एक बच्चा था जिसका नाम था लियोनार्ड थॉमसन, 14 साल का बच्चा था। तो वो पहला बच्चा था या पहला ऐसा पर्सन था जिसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था, क्योंकि वो डायबिटीज से पीड़ित था। ये भी आप याद रख सकते हो, लियोनार्ड ऐसा पहला बच्चा था 14 साल का जिसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था, मतलब इंसुलिन दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास, लेकिन 14 एंड 15 ऑफ नवंबर 2021 एक बार देख लेते हैं। यस, खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। 14 एंड 15 ऑफ नवंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज ए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का दोस्तों सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ये निश्चित करता है कि कंट्री में जिन लोगों को ज़रूरत है उनको सबसे पहले लोन दिया जा सके, जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट वाले लोग जो हैं, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है इसमें, तो इनको लोन जो है वो पहले दिया जा सके। तो एजुकेशन लोन भी हो गया, एमएसएमईज भी हो गया, हाउसिंग लोन भी हो गया। तो ये तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। कौन नहीं आता? ऑटो लोन्स नहीं आते दोस्तों इसमें। डी जो है वो क्या होगा आंसर, क्योंकि नॉट पूछा हुआ है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर अब आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड इन चेन्नई। चेन्नई में किस बैंक का हेडक्वार्टर है? तो मैं आपको हमेशा जब भी बैंकिंग न्यूज़ करते हैं तो हेडक्वार्टर जरूर बताता हूं, तो फटाफट मुझे आप इसका आंसर बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि आपको नोटिस मिलता रहे, और इस बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन उसी टाइम पे मिल सके कि वीडियो अपलोड हो चुका है। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।